ऊपर उतरने की बात कही जा रही है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ रहे हैं। स्वागत है माथुर साहब आपका। और मेरे साथ KH काशिफ मीर साहब जुड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं मीर साहब आप ही से शुरू करता हूं। ये जो परिस्थितियां पाकिस्तान में इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं, जहां इमरान खान के समर्थकों का जो सब्र का बांध है वो अब टूटता हुआ हमें नजर आता है, और सड़कों पर उतरकर केवल विरोध की बात नहीं बल्कि हिंसक विरोध की जो चेतावनी है वो प्रधानमंत्री को दी जा रही है सीधी तौर पर। मीर साहब। जी देखें, पाकिस्तान में जो जमहूरियत है या सिविल जो हुक्मरानी है, ये शुरू से ही एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और ये सबको इल्म है कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे तक डिक्टेटरशिप रही है। और डिक्टेटरशिप जब रहती है तो फिर उसके जो आसार हैं वो आपको हुकूमतों में भी उसके असरात नजर आते हैं, उस आपको सियासत में भी नजर आते हैं, मैशियत में भी, फॉरेन पॉलिसी में भी नजर आते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त भी जो इमरान खान की जो पार्टी है वो मुसलसल एहतजाज पे है। इमरान खान खुद तकरीबन 500 दिन से ज्यादा हो गए हैं वो कैद है। उनकी पार्टी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे एहतजाज कर चुकी है, इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर, मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं उनके अंदर। एहतजाज करना यकीनी तौर पे किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर हो या किसी भी सोसाइटी के अंदर हो तो वो हक होता है किसी भी सियासी जमात का या प्रोटेस्टर का। ऐसे ही बहुत से प्रोटेस्ट आपको इंडिया में भी नजर आते हैं, बाकी मुल्कों में भी नजर आते हैं। पाकिस्तान में चूंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर, वो चूंकि इमरान खान का जो भी एहतजाज होता है तो वो उसको लीड करते हैं। गुज़िश्ता हमने एहतजाज में इमरान खान की जो एहलिया है बुशरा बीबी, वो भी मंजर पे बहुत सामने और बहुत नुमाया नजर आई थी। तो वो इस वक्त भी एहतजाज कर रही हैं। कुछ दिन कबल भी उन्होंने पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा किया पीटीआई के रहनुमाओं ने। तो अब वो अगली काल देने के ऊपर बात कर रहे हैं। सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसके ऊपर भी बात की जा रही है। इमरान खान ने वहां पे भूख हड़ताल का भी अंदिया दिया है कि वो भी कर सकते हैं। तो ये मुल्कों के अंदर एहतजाज जो है वो होते हैं, लेकिन किसी को भी रियासत के अंदर बंदूक उठा के, वो अली अमीन हो, इमरान खान हो या कोई और हो, तो उनको इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती कि वो बंदूक उठा के आए और एहतजाज करें और गोलियां चलाएं। रियासतें हमेशा से एहतजाज से निपटने के लिए रास्ते अपनाती हैं, आंसू गैस छेड़ने की, ये मामूल का हिस्सा होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो मैशत खासी हद तक संभल रही है, और जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत हद तक बड़ा बेहतर तरीके से काम कर रही है। लेकिन जो एहतजाज है इसको एक बिल्कुल अलग रंग दिया जाना मेरे ख्याल के ये नामुनासिब है। बिल्कुल। तो जो परिस्थितियां हैं पाकिस्तान में, जहां जमहूरियत जो है वो टेंशन में है, लेकिन अनुज माथुर साहब सवाल ये है कि पाकिस्तान के सामने चुनौतियां भी जो है वो लगातार केवल एक पीटीआई नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो असंतोष लोगों का नजर आ रहा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। हाँ चंदन, देखिए मैं आपको एक बात बताने का प्रयास करता हूं। क्या होता है कि अगर आप एक अपने देश को गवर्न करते समय एक जस्ट तरीके से उसकी उसकी गवर्नेंस होती है, और जिन लोगों को जो हक हकूक मिलने चाहिए उनको वो हर एक का वो होता है, और डेवलपमेंट ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट कंट्री का होता है, तो इस प्रकार की चीजें होने की संभावना बहुत कम होती है। आप देखेंगे कि जब आपको बलूचिस्तान के लोग हैं, जब उनको लगता है कि उनके साथ जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पर अपराइजिंग है। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही परेशानी है कि उनको ये लगता है कि उनके नेता को आपने जेल में डाल के रखा हुआ है। जो इलेक्शंस हुए थे वो फ्री एंड फेयर नहीं थे, और जो इलेक्शंस का रिजल्ट है वो लास्ट मोमेंट पे बदली कर दिया गया। और इसी प्रकार से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इसी प्रकार की आपको आवाज सुनती नजर आएगी, क्योंकि वहां के लोग भी समझते हैं कि पाकिस्तान की सरकारों ने उनके साथ पूरी तरह से न्याय नहीं किया। और तो ये मेरा मानना है कि ये जो परिस्थिति आज आप पाकिस्तान के सामने देख रहे हैं, इसकी जड़ कहीं ना कहीं इतिहास में है, और इसका हमें ये देखने की आवश्यकता है कि क्या उस देश में हर किस्म से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल उन्होंने कंट्रोल करने की
कोशिश करी और पूरे देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में और अपनी उसके साथ रखने की कोशिश करी, पहली बात। दूसरी बात ये होती है, थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बता रहा था, आपका जो रिलेशनशिप है अपने लैंड नेबर्स के साथ, रिलेशनशिप अच्छा होना आवश्यक है। आप देखेंगे कि आज की परिस्थिति, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, और भारत तो खैर है ही, तो इन तीनों के साथ पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं आज की तारीख में, वो रिश्ते ठीक नजर नहीं आ रहे। ये बहुत बहुत बड़ी वजह है। अभी देखिए कुछ दिन पहले या एक दिन पहले एक स्टेटमेंट आया कि अब हम काबुल से बात करेंगे, क्योंकि ये बात हर एक देश रियलाइज करता है कि उनको अपने आर्थिक हितों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, उनको अपने जो नेबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार का लाभ भारत या अफगानिस्तान या ईरान के साथ डायरेक्ट ट्रेड करने में हो सकता है दोनों देशों को, वो लाभ उनका चाइना के साथ ट्रेड में या किसी और के साथ में उतना नहीं होता, क्योंकि जो वॉल्यूम है, जिस प्रकार से वो लोग कर सकते हैं, तो वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है। आज की परिस्थिति में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है, उसकी भी वजह यही है। और उसकी जड़ में, वो भी बोल रहे थे हमारे मित्र पाकिस्तान से, उसकी जड़ में है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी केवल आर्मी नहीं है। देखिए, आर्मी का काम होता है देश के बाहर, देश की एक्सटर्नल बाउंड्रीज को सेफ गार्ड करना, ना कि साबुन बनाना और शिप बनाना। एवरीथिंग, पिन से लेकर के हवाई जहाज तक उनकी आर्मी बनाती है, पूरी तरह कमर्शियलाइज्ड उनकी आर्मी है, और जो आर्मी चाहती है वही होता है। क्यों इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेंज किया गया या मॉडिफाई किया गया? उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती थी कि इमरान खान किसी भी तरीके से पावर में आए। तो ये बात हमको आवश्यक रूप से समझनी होगी कि इस पूरे खेल में आर्मी का क्या रोल है, और अगर आर्मी का रोल है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत आसानी से कोई वस्तुस्थिति तब्दील होने वाली है। एक मुख्यमंत्री का राष्ट्र के प्रधानमंत्री को साफ तौर पे कह देना कि हम लोग बंदूक उठा करके बाहर आएंगे, ये मुझे लगता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट इस प्रकार से निकला है, और इसका कौन सा वर्जन ग्राउंड लेवल पर लोगों के पास जाएगा और वो क्या समझेंगे और क्या इसका एक्शन ले सकते हैं, मेरे को लगता है कि अगर इस प्रकार का कोई एक्शन उनके लोगों ने लिया तो ये एक बहुत खराब परिस्थिति बन सकती है पाकिस्तान के लिए। देखिए, जहां तक प्रश्न है बलोचिस्तान का और पीओके का, उनको भी अभी भी आवश्यकता है कि देखिए, एक चीज समझनी पड़ती है, हमारा मित्र कौन है। आज चाइना ने, कल मेरे ख्याल से चाइना ने पाकिस्तान को फ्री वीजा की लिस्ट से बाहर कर दिया। चीन जो है एक बहुत बड़ा मौका परस्त विस्तारवादी देश है, ये बात समझने की आवश्यकता है। और ये बात जितना जल्द समझ में आए, जिस भी देश में चीन अपना प्रभुत्व फैला रहा है, वो समझने कि उससे हालात बदल सकते हैं। चंदन, एक बात और मैं बताता हूं कि जब आपकी पूरी पॉलिसी सिर्फ एंटी इंडिया बेस के ऊपर निर्भर करेगी, तो फिर आप उस पॉलिसी में सही नहीं जा सकते। हर काम आपको भारत के खिलाफ करना है, हर काम आपको भारत के साथ मुकाबला करके करना है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये एक एंटी इंडिया पॉलिसी उनको कहीं ले जाने वाली है। उनको अपने आर्थिक डेवलपमेंट पे ध्यान देने की आवश्यकता है। देश में ऐसा माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता है जिससे कि वहां पर इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट का माहौल बने और वहां पर लोग आकर बिल्कुल, ये जो आर्मी का इन्फ्लुएंस है, ये साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी की सबब है। ये मैं समझ पा रहा हूं माथुर साहब आपके इस पूरे स्टेटमेंट से। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी